हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को देखेंगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं। यह हमारा नोट्स जो है यह दृष्टि IAS नोट्स के बेस पर आधारित है, जो हैंड रिटेन है। ज्योग्राफी को देखेंगे। पहले तो ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर आता है खगोल विज्ञान और भूगोल। खगोल विज्ञान में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है और भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अर्थ यानी पृथ्वी और ग्राफी यानी डिस्क्रिप्शन या चित्रीय प्रदर्शन। पृथ्वी का वर्णन। भूगोल, भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल और एक मानव भूगोल होता है। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक और भौतिक नियम तथा घटना एवं उनके परिणाम का वैज्ञानिक व्याख्या किया जाता है तथा प्राकृतिक भूगोल में भू आकृति का विज्ञान आता है और जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जैव भूगोल आता है। और मानव भूगोल में जो है ऐतिहासिक भूगोल आता है, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, औद्योगिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्लस पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। परिचय तथा अर्थ। उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित सिद्धांत एक परंपरागत होता है एक आधुनिक सिद्धांत पर आधारित होता है। संबंधित दिए गए जा रहे प्रयास दोनों के मध्य आकर्षण बल जी नियतांक होता है। पृथ्वी द्वारा गुरुत्व बल जी होता है और चंद्रमा एवं सूर्य के द्वारा ज्वारीय बल उत्पन्न किया जाता है। बल जो होता है m1m2/r² के बराबर होता है, जहाँ यब जो है बल है, जी जो है नियतांक है, m1m2 द्रव्यमान है और r जो है पिंडों के बीच की दूरी है। यब जो होता है इज इक्वल टू होता है जी m1m2 के द्रव्यमान एवं आकर्षण बल में समानुपाती संबंध होता है। यफ इज इक्वल टू G1/r² होता है। दूरी एवं आकर्षण बल के माध्यम से युग्मानुपाती संबंध भी होते हैं। चंद्रमा की आकर्षण बल प्रभाव अपेक्षाकृत ज़्यादा, क्योंकि मून पृथ्वी से अपेक्षाकृत निकट है। भूमध्य रेखा पर जी मीन से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ जाता है। परिचय अर्थ ज़्यादा। ब्रह्मांड कैसे, कब। उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी कारक कौन है। उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक किन किन परिवर्तनों से होकर गुजरा जा रहा है। अध्ययन क्यों आवश्यक है। ब्रह्मांड के अंतर्गत पृथ्वी आता है। पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी कैसे हुई। भविष्य की संभावित घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव। जीवन की उत्पत्ति की समझ। 7 अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर जीवन की संभावना संभव है। संबंधित सिद्धांत। एक परंपरागत सिद्धांत है और दूसरा आधुनिक सिद्धांत है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द वफन 1749 में विचार प्रस्तुत किया, जो अद्वैतवाद के समर्थक थे। परंपरागत संकल्पना में उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर दो संकल्पना दिया गया, एक अद्वैतवादी संकल्पना, एक द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी यानी मोनोरेटिक या सिंगल। इसके अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई मानी जाती है। इस संकल्पना को पैतृक संकल्पना भी कहा जाता है। इसके समर्थक कास्ते द बफन है। द्वैतवादी संकल्पना। इसके अनुसार पृथ्वी एवं ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक, खासकर 2 तारों से हुई मानी जाती है। चैम्बरलिन ग्रहाणु परिकल्पना है। जेम्स जीन्स ज्वारीय परिकल्पना, जिसमें 1929 में जेफरीज के द्वारा संशोधन भी किया गया। वर्ष 1937 में अमेरिका के खगोलशास्त्री एच.एन. रसेल ने द्वैत तारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सूर्य के अलावा 2 अन्य तारे भी हैं। इमैनुअल कांट ने गैसीय परिकल्पना दिया 1755 ईस्वी में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर जो आधारित है। लाप्लास का निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने दिया था 1796 में। इनकी पुस्तक का नाम है एक्सपोजी ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इन्होंने कांट के संकल्पना में संशोधन किया था। रास एवं लाकियर भी अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक थे। हायल एवं लिटिल की जो परिकल्पना है वह सुपरनोवा की परिकल्पना है। आर्टो स्मिथ की परिकल्पना अंतरतारक धूल की परिकल्पना है और अल्फवेन की अंतरतारक मेघ परिकल्पना, रासचंद्र की परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना, E.M. डियोस्की की बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना है। AC बनर्जी का सिफिट परिकल्पना है। जॉर्ज लेमेंटेयर का है बिग बैंग थियरी। महाविस्फोटक सिद्धांत एक आधुनिक सिद्धांत है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। होयल पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके मध्य एक परमाणु भी बन रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। 1927 में जॉर्ज लेमेंटेयर ने फ्राइड लेमेंटेयर आवर्तन समीकरण
आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था। ब्रह्मांड का निर्माण प्राथमिक परमाणुओं का निर्माण हुआ। यह महाविस्फोट से हुआ है। 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज, बिग बैंग का महत्व बढ़ा। इनके बीच की दूरी जो होती है वो तरंग दैर्घ्य होती है। यह फिगर दिया गया है जो एक गर्त जो दर्शाता है, एक गर्त है, और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग इस रिंग को दर्शाता है। यह वह विकिरण होता है, कॉस्मिक विकिरण, जो पृथ्वी के देखे जा सकते हैं या ब्रह्मांड में बराबर स्तर से प्रत्येक दिशा में फैली हुई है। वास्तव में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड महाविस्फोट सिद्धांत का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसलिए इसकी खोज के उपरांत बिग बैंग सिद्धांत का महत्व बढ़ गया। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में बेल्जियम के एक विद्वान जॉर्ज लेमेंटर ने दिया और आगे चलकर 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इसकी विशद व्याख्या की। बिग बैंग थियरी महाविस्फोटक सिद्धांत 13.7 अरब वर्ष पूर्व आकार टिंग बॉल पिन के हेड के 1000 गुना से भी छोटा, घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन कम होगा, यानी घनत्व ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तीव्रता से घूर्णन होगा। 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो महाविस्फोट हुआ था, इस महाविस्फोट के उपरांत 3 मिनट के भीतर ही प्राथमिक परमाणु बना। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान में 4500 डिग्री केल्विन तापमान में कमी आई और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। बिग बैंग के उपरांत 1 माइक्रोसेकेंड का समय जो है वह प्लैंक टाइम कहलाया। टेम्परेचर कम हुआ। इसके अंतर्गत सभी कण प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में थे जिनमें गति विद्यमान थी। ब्रह्मांड का विस्तार होता गया और तापमान में कमी भी आती गई। यह घटना लगभग 3,80,000 वर्षों तक चलती रही, जिसे डार्क टाइम एवं अंधकार युग कहा गया, क्योंकि इस समय तक प्रकाश अनुपस्थित था। कुछ समय उपरांत प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अस्तित्व में आए और सर्वप्रथम हाइड्रोजन अणु बना, जहां हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन से हीलियम की उत्पत्ति के साथ ही बड़े पैमाने पर ऊर्जा भी विमुक्त हुई और डार्क टाइम समाप्त हो गया। धीरे धीरे तारों का भी निर्माण हुआ। इस क्रम में धीरे धीरे कॉस्मिक पदार्थों से कई अणु बने, जिनसे कई ग्रह, उपग्रह तथा धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंड अस्तित्व में आए। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? एक विजिबल यानी जो जिसको हम जानते हैं, एक नॉन विजिबल जिसको अभी जाना नहीं गया है। विजिबल यानी दृश्यमान ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट के उपरांत अस्तित्व में आए प्राथमिक तत्व से हुआ है। आकाश गंगा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, तारे, समय, प्रकाश तथा गुरुत्वाकर्षण आदि इसी के भाग हैं। इसका विस्तार लगभग इतना 93 अरब प्रकाश वर्ष के तक माना जाता है। बिग बैंग की आलोचना की गई। नंबर 1, ऊष्मा गति के प्रथम नियम के विपरीत था। व्याख्या किया गया कि ब्रह्मांड के निर्माण के निकट पहुंचने पर विज्ञान का नियम टूट जाते हैं और ऊष्मा गतिकी का नियम को त्याग देता है। दूसरा, निकाय का ऊर्जा का वह भाग जिसे कार्य में नहीं बदला जा सकता है। वर्तमान ब्रह्मांड एंट्रोपी के नियम का पालन करता है, ब्रह्मांड की तुलना में प्रकाश की गति के विरुद्ध भी है। महाविस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा प्रकाश की गति से तेज संचरण किया। महाविस्फोट प्रारंभिक अवस्था या इन्फ्लेशनरी अवधि इस नियम का उल्लंघन भी करती है। प्रकाश की गति जो है एक मापक गति से तीव्र भी है। इसके द्वारा इसकी व्याख्या की गई, सारी आलोचना की गई। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ? लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अर्थ प्रारंभिक अवस्था में जो था पहले गैस अवस्था में था, फिर चट्टान में, फिर वीरानी अवस्था में था। वायुमंडल विरल हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की इसमें प्रधानता थी। पहले अणुओं का गुरुत्वाकर्षण हुआ, फिर ये अणु आपस में इकट्ठा हुए, फिर ऊष्मा उत्पन्न हुआ, फिर पदार्थ का गलन हुआ, फिर पृथ्वी आंशिक रूप से गलित अवस्था में थी, फिर विभेदन हुआ तो कम घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ एक साथ आए और अधिक घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ एक साथ आए और इन दोनों का एकत्रीकरण हुआ। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। प्रारंभ में पृथ्वी गैसीय, गर्म, चट्टानी व वीरान ग्रह के रूप में तथा इसका वायुमंडल अत्यंत ही विरल था, जो कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से निर्मित था। वर्तमान वायुमंडल से यह बहुत ही भिन्न था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन संगत हुआ यानी इकट्ठा हुआ। जहाँ इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, अत्यधिक उत्पन्न हुई और यह क्रिया निरंतर जारी रही, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का गलन हुआ। ऐसा पदार्थों की उत्पत्ति के दौरान एवं तुरंत हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रूपांतरित हो गई और तापमान की अधिकता के कारण विभेदन हुआ, अर्थात हल्के घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ एक साथ एवं भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ एक साथ आए, अर्थात घनत्व के अंतर के कारण ये अलग हुए। इस क्रम में पदार्थों का एकत्रीकरण परतों के रूप में हुआ। इसी से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में और हल्के पदार्थ जो हैं
पृथ्वी के ऊपर आए, यानी हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपर और ठोस पदार्थ भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में आए तो अथवा बाहर की ओर जमा हुए, हल्के पदार्थ बाहर की ओर जमा हुए। पृथ्वी 3 परतों के रूप में पाई जाती है। यहाँ केंद्रीय परत अर्थात क्रोड, पृथ्वी की केंद्रीय परत को क्रोड कहा जाता है। इसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, जबकि मध्यवर्ती मेंटल का घनत्व इसका घनत्व उससे कम होता है। क्रस्ट का घनत्व सबसे कम होता है। यानी पृथ्वी की 3 परत है। सबसे आंतरिक भाग क्रोड है और उसके बाद दूसरा मेंटल है और सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट है। क्रोड का घनत्व सबसे अधिक है, उसके बाद उससे कम जो है मेंटल का घनत्व, फिर उससे भी कम जो है क्रस्ट का घनत्व है। यानी पृथ्वी के नीचे से लेकर ऊपर तक जो परतें हैं उनका घनत्व नीचे से लेकर ऊपर तक घटता रहता है। वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास। पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल के विकास को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में देखा जा सकता है। आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ। इन सौर पवनों ने हाइड्रोजन एवं हीलियम को पृथ्वी से दूर कर दिया। ऐसा अन्य ग्रहों के साथ भी हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निःसृत एक भाप, जलवाष्प और अन्य गैस की भूमिका। अर्थ प्रारंभ। पृथ्वी पे पहले टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था, फिर विभेदन हुआ। विभेदन के परिणाम आंतरिक भाग से जलवाष्प निकला, फिर आंतरिक भाग को जलवाष्प के तथा अन्य गैस थे और फिर वायुमंडल का निर्माण हुआ। इन गैसों के परिणाम स्वरूप फिर आरंभ में पहले वायु का निर्माण हुआ। फिर इस जलवाष्प में CO2 थे, नाइट्रोजन थे, मीथेन थे, अमोनिया थी, स्वतंत्र ऑक्सीजन जो थे वो बहुत कम थे। निरंतर ज्वालामुखी की क्रिया घटती रहती थी। ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप जलवाष्प निकलता था, अन्य गैस की मात्रा भी निकलती थी और आरोहण जब इनका संघनन होता था जलवाष्प का तो बादल बनता था। बादल बनने के फलस्वरूप वर्षा होती थी। वर्षा जल में CO2 भी घुला रहता है और इसके संघनन के फलस्वरूप फिर वर्षा हो जाती है। पृथ्वी के निर्माण एवं विकास के क्रम में विभेदन के दौरान आंतरिक भागों से बहुत सी गैस एवं जलवाष्प का जो है उत्सर्जन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान वायुमंडल का निर्माण हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प जो है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया आदि अधिक मात्रा में थे, जबकि स्वतंत्र O2 बहुत कम मात्रा में थे। विकास के क्रम में निरंतर ज्वालामुखी उद्गार से जलवाष्प के अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई। जलवाष्प के संघनन से बादल के निर्माण के साथ वर्षा की घटना जो है घटित हुई और CO2 के वर्षा जल में घुलने से तापमान में भी कमी आई। यानी जब CO2 वर्षा जल में घुला तो तापमान में कमी हुई। परिणाम स्वरूप अत्यधिक संघनन और वर्षा भी हुई। यानी जब CO2 जल में घुला तो तापमान कम हुआ, तापमान कम होने के बाद अत्यधिक संघनन वर्षा हुई। प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव। पृथ्वी पर वर्षा जल गर्तों में एकत्रित हुआ जिससे महासागर बना। महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्षों के अंतर्गत बने। जलीय भागों में सूक्ष्म पादप अस्तित्व में आए। लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया द्वारा O2 की मात्रा में वृद्धि महासागर की ही देन है। धीरे धीरे महासागर O2 से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में O2 की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूरी तरह से भर आई। ध्यातव्य है कि लंबे समय तक जीवन महासागर तक ही सीमित रहा। जीवन की उत्पत्ति। इसका संबंध पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतिम चरण से है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग इतना करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी 380 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति रासायनिक प्रक्रिया की उत्पत्ति। इनके अनुसार पहले जटिल जैव अणु बने और उनका सम्मोहन भी हुआ। यह सम्मोहन ऐसा था जो अपने आप में दोहराया जाता था और पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। जीवन के चिन्ह अलग अलग समय के चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार 3.5 से 3.6 अरब वर्ष पूर्व जल, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इत्यादि की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप जैविक घटक की उत्पत्ति हुई हेतु अनुकूल दशा का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा एवं पैरामीशियम जो है इत्यादि अस्तित्व में आए। महत्वपूर्ण तथ्य। टालमी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। टालमी के अनुसार जो पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसे जियोसेंट्रिक कहते हैं। यानी टालमी ने जियोसेंट्रिक परिकल्पना दी है, यानी कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी, जियो यानी पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब केंद्र में है। जो किसने दिया? टालमी ने दिया। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ कॉपरनिकस ने अपनी पुस्तक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज में यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है और यह संकल्पना हेलियोसेंट्रिक संकल्पना कहलाई। यानी कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक परिकल्पना दी, यानी सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया। दिल्ली में कॉपरनिकस के समान कॉपरनिकस मार्ग भी है। ग्रीक विद्वान, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री एरिस्टार्चस समोआ ने सूर्य केंद्रित मॉडल को स्वीकार किया, लेकिन उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे माना जाता है कि पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह ही गति कर रहा है।
दोस्तों इस प्रकार हम ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।